सॉरी। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अखिलेश फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म मेलबर्न क्लासेस पर दोस्तों। और ये जो दौर चल रहा है ये दौर परिवर्तन का है। और परिवर्तन डेट मीन्स मैं मौसमी परिवर्तन की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए कृपया करके आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। और चूँकि बात बात कर चुका हूँ पिछले कुछ समय से, स्वास्थ्य की समस्याएँ चल रही हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ चेंजिंग द एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं एलर्जिक राइनाइटिस का पेशेंट हूँ, तो इस वजह से काफ़ी सारी समस्याएँ आ जाती हैं। लेकिन एनीवे, ये क्लास जो पिछली क्लास हमने 9 बजे क्लास ली थी, जीएस की जो क्लास ली थी, उसी क्लास को हम लोग एक तरीके से कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। लेकिन ये क्लास एक इतिहास की क्लास है। एलटी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चर और यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत लाभकारी है। और आप लोग अगर कहीं एंगेज ना हो, अगर किसी दूसरे स्थान पर एंगेज ना हो, तो आप सभी लोगों से अनुरोध होगा, कृपया करके अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में आ पाएँ, आ सकते हैं, तो बहुत-बहुत आभार रहेगा। और और क्या ही कह सकते हैं, आप लोगों का शुक्रिया, जो लोग आएँगे, अभिनंदन है। खैर दोस्तों, आगे हम लोग बात करते हैं। जो एडमिशन के रिगार्डिंग हम लोग बात कर लेते हैं। जो एएसओ में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन जो लेना चाहते हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है, वो लोग जल्दी से जल्दी अगर एडमिशन लेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट हम लोग कंटिन्यूअसली उसको कैरी कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली उसको चला रहे हैं। अगर आप अभी से एडमिशन ले लेंगे तो क्या होगा, अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट आप कर पाएँगे, और अधिक से अधिक क्वेश्चन तक आपकी पहुँच बन पाएगी। और दूसरी बात ये है कि दूसरी बात, हाँ, एक चीज़ और है। चलिए छोड़िए, वो मैं कल आप लोगों से चर्चा कर दूँगा। सुपर ट्रेड फर्नीचर, गुड इवनिंग सर जी। सुपर ट्रेडर्स फर्नीचर, गुड इवनिंग सुपर ट्रेडर्स फर्नीचर, आपका स्वागत है। तो तो ये दोस्तों क्या है, एएसओ के रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया है। किसी प्रकार की क्वेरी है तो देन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। तो हम लोग रिस्पॉन्ड करने का प्रयास करेंगे, इनफैक्ट रिस्पॉन्ड करेंगे, और जो लोग कर रहे हैं उनको पता होगा हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, और तत्काल प्रभाव से करते हैं। बस डिपेंड ये करता है कि आपकी कॉल रात को 12-1-2 बजे ना आए। अ, चलिए, इतिहास की ये दोस्तों होने वाली है, 15वां सेट होने वाला है। अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं, बेहतर क्वेश्चन होने वाले हैं, आपको आनंद आएगा, मज़ा आएगा, पढ़ने में अच्छा लगेगा, क्वेश्चन देखने में अच्छा लगेंगे, और एग्ज़ामिनेशन पर्पज़ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक? तो उम्मीद करता हूँ आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, आनंद लेंगे इन क्वेश्चनों का, और आनंद ले भी रहे होंगे, ठीक? तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम लोग अपने क्षमताओं पे आ जाते हैं, जो हम लोगों को करना है। जिस चार कार्य के लिए हम लोग यहाँ मौजूद हैं, वो कार्य तो ज़रूरी है ही, और उसी के लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद भी हैं। और पिछला सेशन आप लोगों ने देखा होगा, जो जीएस का सेशन था। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अधिक से अधिक लोगों को अ पहुँचाने का प्रयास कीजिएगा। आप लोगों का बहुत-बहुत आभार रहेगा, और इस क्लास में आप लोग बने रहिएगा। जो लोग देख रहे हैं जल्दी से जल्दी आ जाएँगे, आनंद आएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारे। पहला क्वेश्चन है, सूचियाँ 2 दे रखी हैं, ठीक है? 2 सूचियाँ दे रखी हैं, सुल्तानों की बात की गई है, फिर उनके द्वारा स्थापित विभागों की बात की गई है। तो दोनों को हमको सुमेलित करना है। तो यहाँ पे क्यों किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए था। दीवाने बंदगान जो जुड़ा हुआ है, जो दासों का प्रबंधन था, उससे जुड़ा हुआ है। कविता, जी श्री कृष्णा सर जी, जय श्री कृष्णा। कविता जी कैसी हैं? क्या, उम्मीद करता हूँ अच्छी होंगी आप। तो दीवाने बंदगान किससे जुड़ा हुआ है? फिरोज शाह तुगलक से जुड़ा हुआ है। 1,80,000 मैंने कल बताया था, अभिनव एक। ठीक है, दीवाने अमीर कोई मोहम्मद बिन तुगलक, दीवाने आरिस गयासुद्दीन बलबर, सराय अदल अलाउद्दीन खिलजी। तो देख लेते हैं, डी का 1, ठीक, डी का 1, ए का 2, ये रहा, ठीक। इसका आंसर हो गया बी। अभिनव नमस्कार। 2-3-4-1, 2-3-4-1, ठीक। 2-3-4-1, चलिए आगे चलते हैं। सेकंड है, निम्नलिखित घटनाओं पर हमको विचार करना है। कविता 1 का बी, ठीक। विचार कर लेते हैं। बंगाल टेनेंसी एक्ट कब आया था? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब आया था? डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस एक्ट कब आया था? और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंशन अवध एक्ट कब आया था? तो
देख लेते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आप लोग जानते होंगे 1878 में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में आया था। बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 में, ठीक। लॉर्ड डफरिन उस समय थे। और डोमेस्टिक परफॉर्मेंस एक्ट था 1876, ठीक। और उसके बाद ये, अब मिला लेते हैं। हो गया तीन, 3 2 1 4, 3 2 1 4, ठीक। इसका होगा बी। अगला भी दोस्तों बी होने वाला है। अगले अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सेकंड का भी बी होने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अब्दुल कादिर बदायूनी के बारे में सही नहीं है? अब्दुल कादिर बदायूनी की चर्चा हो रही है दोस्तों, किसकी? अब्दुल कादिर बदायूनी की चर्चा हो रही है। जिनको अकबर ने मजबूर किया था भारतीय जो ग्रंथ हैं, हिंदू ग्रंथ हैं, उनको उनको अनुवाद करने के लिए, क्योंकि वो बहुत अधिक मतलब उनका एक बहुत प्रसिद्ध वक्तव्य है कि मतलब अकबर के बहुत बड़े आलोचक थे। अब पता नहीं अकबर एक सजा के रूप में उनको भारतीय ग्रंथ, जो हिंदू ग्रंथ थे, उनको इसलिए उनको दिया था, पता नहीं है। मतलब अब ये कई इतिहासकारों का मानना है कि जिस प्रकार से वो उससे नफरत करते थे, इस वजह से उनको ये काम पकड़ा दिया था कि बेटा जिससे तुम नफरत करते हो वही काम करो फिर तुम। तो वह एक कट्टर सुन्नी इतिहासकार था, ठीक है। उसकी पुस्तक मुंतकालुल तवारीख का प्रकाशन अकबर के मृत्यु के बाद हुआ। उसने अकबर की धार्मिक नीति की गलत व्याख्या की और वह दीन इलाही की धारणा के प्रति उतरदा। 3 का डी, बिल्कुल ठीक है। वह दीन इलाही की धारणा का नहीं था, बल्कि वो अकबर को एक तरीके से मतलब कह सकते हैं कि जो उसकी मानसिक स्थिति को बिगड़ने का वो उस तरीके से चर्चा करता हुआ है कि वो उसकी जो मानसिक जो महत्वाकांक्षाएँ हैं, उसकी चर्चा करता है, ठीक। कालानुक्रम दिखाना है, जो बौद्ध संगतियाँ हुई थी, उसको काल के अनुसार दिखाना है। तो सबसे पहले हुई थी राजगृह में, ठीक है। राजगृह में जो हुई थी उस समय मैं बता दूँ क्या हुए थे, महाकच्छप, ठीक। महाकच्छप थे उस समय और राजा थे अजातशत्रु, ठीक। पहली बौद्ध संगति। सेकंड हुई थी वैशाली में कालाशोक शासक, ठीक है। अध्यक्ष थे सर्वकामी या सब्बकामी भी लिखा होता है। चौथी, ये चौथी बौद्ध संगति थी, कनिष्क के शासन काल में हुई थी। देखिए आप सभी लोग जानते होंगे ये, ठीक है। वसुमित्र इसके वो थे। और ये थी तीसरी पाटलिपुत्र, मोगली पुत्र तिस, मोगली, अरे यार, मोगली पुत्र तिस, ठीक, अशोक के शासन काल में, ठीक। तो मिला लेते हैं 2 1 4 3, 2 1 4 3 कहाँ गया, 2 1 4 3, ठीक है। इसका होगा डी। ये कुछ फैक्ट्स हैं, हालांकि बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी लोग इन फैक्ट्सों को बहुत अच्छे ढंग से जानते होंगे, बहुत बेहतर तरीके से। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में परमाणु संकल्पना को प्रतिपादित किया था? परमाणु बहुत बार बताया जा चुका है। गौतम हो गया, बुद्धायन हो गया, भास्कर द्वितीय हो गया, कणाद हो गया, ठीक है। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, बिल्कुल ठीक है। अजात शत्रु, बिल्कुल बिल्कुल, कणाद, ठीक है। और इनका जो दर्शन था उसको वैशेषिक दर्शन के नाम से जानते हैं। किस दर्शन के नाम से जानते हैं दोस्तों? वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक यहाँ क्या, वैशेषिक दर्शन का मतलब है जो वैशेषिक, आप लोग उस चीज को समझे। वैशेषिक मतलब विशेष कण की बात हो रही है, मतलब विशेष एक चीज की बात हो रही है, इसलिए उसको वैशेषिक दर्शन की बात की गई। मतलब परमाणु की चर्चा हुई है। ह्वेन ने जिस कनिष्क विहार को देखा था वो कहाँ स्थित था? मथुरा में, परिहासपुर में, पुरुषपुर में और वाराणसी में। ह्वेन सांग ने कहाँ देखा था दोस्तों? ये देखा था पुरुषपुर में, जिसको हम लोग पेशावर नाम से जानते हैं आज की तारीख में। पेशावर, ठीक। ठीक, पेशावर।
हेलो। सर वॉइस नहीं आ रही है, ठीक है, अभी आ रही है वॉइस आप लोगों को, प्लीज़ क्लियर कीजिएगा। पता नहीं वो क्यों वॉइस क्यों नहीं आ रही थी इसमें, ठीक है। तो गैर रताबी अनियमित कर्मचारी थे, इनको प्रॉपर मतलब वेतन जब ज़रूरत होती तब इनको रख लिया जाता था, जब ज़रूरत नहीं होती तो अफ़ीक के अनुसार। 10 नंबर है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूफी संत गैसुद राज की खानकाह स्थित है? किस स्थान पर गैसुद राज की खानकाह स्थित है? जो एक सूफी संत थे, इनको ये ऐसे सूफी संत थे जिनको दक्षिण भारत में सूफी मत का प्रचार करने का जो श्रेय दिया जा सकता है, ठीक है? और कहाँ था इनकी खानकाह? अजमेर में, दिल्ली में, बुरहानपुर में, गुलबर्गा में। तो इनकी खानकाह कहाँ पे है दोस्तों? कहाँ है? गुलबर्गा, ठीक है? गुलबर्गा में इनकी खानकाह थी, गुलबर्गा में, ठीक है? और इनसे जो बहमनी वंश के सुल्तान थे ताजुद्दीन फिरोज, बहमनी वंश के एक सुल्तान थे जिनको हम लोग ताजुद्दीन फिरोज के नाम से जानते हैं, जिन्होंने देवराय प्रथम को भी पराजित किया था विजयनगर साम्राज्य के। उनका विवाद इनके साथ देखने को मिलता है, किनके साथ? सूफी संत गैसुद के साथ। गैसुद इनको इसलिए बोला जाता है कि इनके गेस जो थे, मतलब जो गेसुए हम लोग बोलते हैं ना लोकल भाषा में बालों को, इनके केस जो थे बहुत विशाल थे, बहुत बड़े थे, तो इस वजह से इनको गैसुदराज बोला जाने लगा था। निम्नलिखित में से किसने तिलक की तुलना सागर से व गोखले की तुलना गंगा नदी से की है? बिट्टू गोयल। बिट्टू कैसे हैं आप? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है। तिलक की तुलना सागर से व गोखले की तुलना गंगा नदी से की है एम के गांधी, दादा भाई नौरोजी, फिरोजशह मेहता और एनी बेसेंट। किसने की है? तो ये है आपके सामने महात्मा गांधी ने, ठीक है, महात्मा गांधी ने तुलना की है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के साथ दक्षिण अभियानों में उनके साथ गया था? वेल नोन क्वेश्चन है, और मिस राजपूत, ठीक है, वेल नोन क्वेश्चन है और आप सभी लोगों को बहुत अच्छे ढंग से पता होगा। हसन निजामी, मिन्हाजुद्दीन सिराज, आमिर खुसरो, जियालुद्दीन बन्नी, उनके साथ 11 का ए, ठीक, उनके साथ जो अभियान थे, मिस राजपूत, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है, ये थे आमिर खुसरो। आमिर खुसरो तो दक्षिण अभियान थे, दक्षिण अभियानों में अलाउद्दीन खिलजी के साथ थे, और खास तौर से जो मीर जाफर ने जो दक्षिण अभियान किया था, मीर जाफर के साथ ये गए हुए थे, उन्होंने आंखों देखा हाल प्रस्तुत किया था, ठीक है, कमेंटेटर थे कह सकते हैं कि आंखों देखा हाल। संस्कृत कृति प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद फारसी में किया गया, जिसका शीर्षक था जो फारसी में हुआ था उसका अनुवाद, और जो प्रबोध चंद्रोदय की रचना शायद आनंद वर्धन द्वारा की गई थी, प्रबोध चंद्रोदय की रचना आनंद वर्धन ने की थी, और इसका फारसी अनुवाद किया गया किस शीर्षक से? अनवर सुहेली, चार चमन, गुलजारे हाल, तिब्बत सिकंदरी। तो इसका फारसी अनुवाद दोस्तों किया गया था गुलजारे हाल के नाम से। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक था? पुर्तगाली साम्राज्य का जो संस्थापक जो माना जाता है, वास्को डी गामा 1498 में आया था, ठीक है, और उसके बाद आ जाते हैं पेड्रो अल्बेजा कैब्रल, वो उसके बाद आया था, फिर आते हैं अल्फांसो दी अल्बुकर्क और फिर सालाजार, ठीक। तो 13 का सी, ठीक है, ये है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। इनके इनसे जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे जो फैक्ट्स हैं जो आप लोगों को जानने जरूरी है। सबसे अच्छा ये फैक्ट्स है कि गोवा को विजिट करने का श्रेय इनको दिया जाता है, 1510 में इन्होंने गोवा को विजिट किया था। इसके अलावा पुर्तगाली साम्राज्य को स्थापित करने का श्रेय इनको दिया जाता है। इसके अलावा इन्होंने जो यहाँ की जो महिलाएँ थी, लोकल महिलाएँ थी, उनके साथ विवाह करने को प्रोवोक किया था अपने जो ईसाई लोग थे, जो पुर्तगाली लोग थे, कि यहाँ की महिलाओं के साथ विवाह कीजिए, उनसे बच्चे पैदा कीजिए और उससे अपनी आबादी को बढ़ाइए। क्रिश्चियनिटी को उन्होंने प्रमोट किया था, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। 15, निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई है? किस महिला ने शाह आलम, शाह आलम, तो ठीक है, आप लोगों का स्वागत है जो भी अ, महेश कुमार भारती, महेश कुमार भारती आपका भी स्वागत है, आप सभी लोगों का स्वागत है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई है? किसने लिखा, किसने अपने जो ग्रंथ है उसमें बात कही है? अबुल फजल ने, निजामुद्दीन अहमद ने, गुलबदन बेगम, अब्बास खां शेरवानी। 15 का सी, ठीक, बिल्कुल सही है। गुलबदन ने हुमायूंनामा लिखा है, हुमायूंनामा में वो चर्चा करती हैं कि ये बाबर की पुत्री थी, इनकी शायद जब वो इनकी डेथ हुई थी तो 8 वर्ष शायद इनकी उम्र थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, याद है मुझे ढंग से तो। तो उन्होंने ये लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई है, ठीक। आगे चलते हैं 16 पे। 16 हमारा क्या कहता है, जो गुप्तकालीन जो सेना अध्यक्ष थे उनकी चर्चा की गई है, और कौन-कौन मिल खाते हैं उससे चर्चा की गई है। दंडपासिक आप सभी लोग जानते हैं, नाम से प्रसिद्ध हो रहा है कि पुलिस है, मार-मार के ठीक कर देती है सबको, हर किसी को।
महाप्रतिहार क्या होता था? राजप्रसाद का सुरक्षाधिकारी होता था महाप्रतिहार। और बलाधिकृति क्या होता था? ये सेना अध्यक्ष होता था और ये होता था भू राजस्व। ए का 4 है और बी और सी का 2-3। ए का 4, बी, सी का 2-3, 1। ठीक। 16 का ए, ठीक है, 16 का फर्स्ट। आगे चलते हैं मित्रों, चलिए फटाफट। 17 नंबर पे व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल लेके जाते थे। 16 का डी, मैं गलत कर दिया हूँ क्या? 4, 4, बी का 2, ठीक तो है 16 का डी। हाँ ठीक, चलिए। मुझे लगा अभिनव ने मुझे लगा मुझसे गलती हो गई है। व्यापारी एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान को माल लेकर जाते थे, तो जाते समय समूह में चलते थे, इसे क्या कहा जाता था? 16 का है। पणितव्य, श्रेष्ठी, सार्थ और औद्रिक, ठीक है, ये सभी जानते हैं सार्थवा, ठीक है, उसका जो उससे सार्थ कहा जाता था, उसका जो उसको जो लीड करता था उसको सार्थवा कहा जाता था। ठीक। डंडिन रचित अवंती सुंदरी कथा में मुख्य रूप से किस शासक के शासनकाल की जानकारी मिलती है? डंडिन ने जो एक लिखी हुई है अवंती सुंदरी जो कथा लिखी है, उसमें प्रियांश आपका स्वागत है। किस व्यक्ति के किस शासक के शासनकाल की चर्चा हुई है? हाँ, ये चर्चा की गई है पल्लव शासकों के बारे में। ठीक है, हार्दिक स्वागत है हार्दिक। पल्लव शासकों के बारे में चर्चा की है। शिव स्कंद वर्मन, नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन, सिंह विष्णु। 18 का डी, ठीक है, ये 18 के डी है, ठीक है। चलिए ठीक है। सिंह विष्णु के दरबार में भरावी रहा करते थे। भरावी जो कवि आप लोग जानते हैं कि किरातर जुड़िए उन्होंने लिखा है भरावी ने। इसके अलावा जो डंडिन थे नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासन नरसिंह वर्मन के शासनकाल में, वो नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में उनके जो राज दरबारी कवि के उनके कुछ राज दरबार में कुछ समय तक रहे थे, माना जाता है ऐसा। कल्लड़कृत राज तरंगड़ी कितने तरंगों में विभक्त है? कितने तरंगों में विभक्त है? 10, 8, 6, 16। 10, 8, 6, ठीक। 10, 8, 6, 16, ठीक। तो कल्हड़ की जो राज तरंगणी है ये 8 तरंगों में विभक्त है। 8 तरंगों में विभक्त है, 8000 श्लोक हैं, ठीक है, 8000 श्लोक हैं, ठीक। इसी प्रकार से जैसे प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा 08 19 का बी, बिल्कुल ठीक है। 20 है, आपने राज्यरोहण के समय फिरोज शाह तुगलक ने किसे खाने मकबूल की पदवी देकर अपना वजीर बनाया था? खाने मकबूल की पदवी देकर अपना वजीर बनाया था। मलिक मकबूल, इमामुल मुल्क, हिसामुद्दीन और मलिक शेर खां, ठीक। 19 का बी, चलिए चलते हैं 19 का बी पे, ठीक है, सभी का ठीक ही है। तो ये थे मलिक मकबूल, ठीक है। मलिक मकबूल को उन्होंने खाने जहां मकबूल की उपाधि दी थी दोस्तों, मलिक मकबूल, ठीक। 20 का फर्स्ट है। 21 पे आते हैं। तालीकोटा जो युद्ध हुआ था, युद्ध के समय में विजयनगर साम्राज्य की वास्तविक शक्तियां किसके हाथ में थी? 1565 का युद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। विजयनगर का विध्वंस का युद्ध माना जाता है। विजयनगर उस समय बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल तहस नहस हो गया था। सदाशिव, तिरुमल राम राय और गिलानी गिलानी बंधु। देखिए उस समय जो वास्तविक शक्ति थी, वास्तविक जैसे उस समय जो सत्ता जिसके पास थी, 21 का ठीक, वास्तविक शक्ति, आंसर ठीक कीजिएगा। वास्तविक शक्ति था राम राय के पास, वास्तविक शक्ति राम राय के पास थी प्रियांश, ठीक है। 21 का सी, चलिए ठीक है। और सदाशिव उस समय राजा थे और तालीकोट के युद्ध में हरा दिए गए थे। उसमें बरार शामिल नहीं था, उसमें क्या था, अहमदनगर बीजापुर गोलकोंडा और बीदर शामिल था। बरार उसमें शामिल नहीं था। मुझे बताइएगा राम राय का कत्ल किसने किया था? ठीक, राम राय की हत्या किसने कर दी थी युद्ध भूमि में? उनका सर कलम किसके द्वारा हो गया था? ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इस घटना के पश्चात एक जबरदस्त आंधी आई है, जो वक्तव्य दिया गया है कि बहुत जोर की बारिश हुई और अकाल पड़ा। बरनी का यह कथन किस घटना की ओर जो संकेत करता है? निजामुद्दीन औलिया की नाराजगी, गयासुद्दीन तुगलक की हत्या, सीदी मौला की हत्या, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या। ये किस और इशारा करता है? तो दोस्तों ये इशारा करता है, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। सीदी मौला, ठीक है। सीदी मौला क्या था? सीदी मौला एक बहुत महत्वाकांक्षी महत्वाकांक्षी प्रकार के व्यक्तित्व के धनी थे। ये फारस से आए हुए एक मौलवी थे, या संत कह सकते हैं, या फिर दरवेश कह सकते हैं। 1291 1291 में आए थे जलालुद्दीन खिलजी के समय में, ठीक।
जलालुद्दीन खिलजी के समय में, और इनने ऐसा सुनने को मिल गया था कि दिल्ली सल्तनत पे कोई भी अधिकार कर सकता है कि सुल्तान कमज़ोर सुल्तान देखो उसका कत्ल कर दो, उसका अधिकार कर लो। तो ये धीरे-धीरे क्या इनकी महत्वाकांक्षाएँ बढ़ती गई और ये लोगों को भड़काने लगे, ठीक? और कुछ अमीरों ने मिलकर उनको सपोर्ट भी किया और कुछ अमीरों ने मिलकर उनको सपोर्ट किया। ठीक है? कुछ अमीरों ने मिलके इसको सपोर्ट भी किया और नसरुद्दीन महमूद की जो पुत्री थी, उसका विवाह इनके साथ कर दिया गया और इन्होंने विद्रोह किया और विद्रोह में जलालुद्दीन खिलजी ने इनके विद्रोह को दबा दिया, तहस-नहस कर दिया, कई सारे लोगों की हत्याएँ कर दी और इनको भी जन्नत भेज दिया था। ठीक, इनको भी जन्नत की राह दिखा दी। देखिए जियालुद्दीन बर्नी क्या है ना, एक चीज़ आपको समझना होगा, जियालुद्दीन बर्नी खिलजी वंश का बहुत बड़ा आलोचक रहा है। चूँकि वो खिलजी वंश को बहुत मतलब अ, निचले तबके का मुस्लिम समझता है, ठीक है? मतलब उनको कुलहीन कहता हुआ नज़र आता है। तो शेरशाह सूरी के समय परगने में मुख्य अधिकारी कौन थे? मुकदम पटवारी, कानून पटवारी, सिकदर और मुंसिफ, सिकदर एवं सिकदरान एवं मुंसिफ मुंस क्या है? मुंसिफान, ठीक है? तो इसमें कौन थे? सिकदर और मुंसिफ, परगने के मुख्य अधिकारी। सिकदर होते थे, मुंसिफ होते थे, कोतवाल होते थे और कानकूत होते थे, कानकूत मीन्स क्लर्क, कोतवाल होते थे खजांची, ठीक है? मुंसिफ क्या होते थे? ये लेखा-जोखा, भूमि का सर्वेक्षण वगैरह लेखा-जोखा ये लोग मुंसिफ वगैरह करते थे। 24 निम्नलिखित चित्रकारों में से अकबर ने किसे मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था? किसे मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था? अब्दुल समद को, बासवान को, दसवंत को, मीर सैयद अली को। तो आंसर देखिए आप सभी लोगों से अनुरोध है, छोटा-सा बस अनुरोध है, अगर आप उस अनुरोध को सुन लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए क्लास अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, अगर आपके एग्ज़ामिनेशन पॉइंट से क्वेश्चन अच्छे हैं, तो छोटी-सी रिक्वेस्ट है प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरे भाई बंधुओं और मित्रों को भी शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस रिक्वेस्ट को मान पाएँ तो। निम्नलिखित ठीक है, क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया है, 24 का है, बिल्कुल ठीक है। अब्दुल समद अकबर और हुमायूँ ने इन्हीं से चित्रकारी सीखी थी अब्दुल समद से और मुल्तान का इनको दीवान नियुक्त किया था। इसके अलावा जो चित्रशाला बनाई गई थी यानी कि एक विभाग बनाया गया था, वो इन्हीं की अध्यक्षता में विभाग बनाया गया था चित्र से संबंधित। शाहजहाँ के शासनकाल में बंगाल में हुगली से पुर्तगालियों को कब और किसने निष्कासित किया गया था? निकाला था। 1657 में शाइस्ता खां, 1632 में कासिम खां, 1650 में प्रिंस मुराद द्वारा, 1628 में महावत खां द्वारा। देखिए, पुर्तगालियों के बारे में आपसे पहले ही चर्चा कर चुका हूँ। पुर्तगालियों ने हुगली में आतंक फैला रखा था। ये लोग क्या करते थे, मुस्लिम जो महिलाएँ थीं या फिर दूसरी हिंदू महिलाएँ थीं या दूसरे समुदाय की महिलाएँ थीं, उन महिलाओं को ज़बरदस्ती किडनैप करते थे और बेचने-वेचने का धंधा-वंदा शुरू कर दिया था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। उस समय भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती थी। अ, लेकिन उस समय खुल्लम-खुल्ला होती थी। आजकल चोरी-छुपे होते ही हैं, उस समय खुल्लम-खुल्ला होती थी दोस्तों। और कितना दुर्भाग्य की बात है कि मानव हमेशा से ही एक बेचने की वस्तु रहा है, ख़ास तौर से बच्चे और महिलाएँ। ठीक, और आज भी महिलाएँ इसका सबसे अधिक शिकार बनती हैं। देखिए, आप सभी लोग जानते होंगे बेहतर ढंग से क्या ही इसमें कहा जाए। 1632 में, तो इसी से नाराज़ होके धर्म परिवर्तन को लेके भी चर्चाएँ हो रही थी उस समय, तो इसी से नाराज़ होके जो शाहजहाँ था, उन्होंने कासिम खाँ को भेजा था पुर्तगालियों को निकालने के लिए और इन्होंने पुर्तगालियों को वहाँ से निकाल फेंका था। 26 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दारा सिकों को सजा देने के सवाल पर किसने उसकी प्राण रक्षा की प्रार्थना की थी? आप सभी लोग जानते हैं दारा सिकों को हत्या कर दी गई थी औरंगज़ेब द्वारा, उनका कटा हुआ सर उनके पिता के पास शाहजहाँ के पास भेजा गया था। तो जहाँ आरा नहीं हो सकती, जहाँ जहाँ आरा ने दारा सिकों का साथ दिया था, ये उनकी सिस्टर थी, औरंगज़ेब की सिस्टर थी, लेकिन इनका झुकाव उनके साथ था, किसके साथ था? दारा सिकों के साथ था और मख्फ़ी नाम से ये कविताएँ भी लिखा करती थी, मुल्ला शाह की ये शागिर्द थी दारा सिकों के साथ। रोशन आरा ने इनका साथ दिया था, किसका? औरंगज़ेब का। तो किसने किया था? 26 का ए, ठीक है? ये है दानिशमंद खां, ठीक? दानिशमंद खां ने ये अनुरोध किया था औरंगज़ेब से कि उनको मृत्युदंड ना दिया जाए दारा सिकों, उनको ग्वालियर के किले में कैद कर दिया जाए जीवन भर के लिए। लेकिन रोशन आरा ने इसका प्रतिरोध किया और रोशन आरा ने उनको मृत्युदंड देने के लिए औरंगज़ेब को उकसाया, ठीक है? रोशन आरा का जो झुकाव था औरंगज़ेब की तरफ था, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा प्लीज़ आप लोग। 27 है, भूमिदान का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेखों से पता चलता है? भूमिदान का प्राचीनतम
किसके अभिलेखों से मिलता है? मौर्यों के, कुषाणों के, सातवाहनों के, गुप्तों से। ठीक, तो ये दोस्तों मिलता है सातवाहनों से। किससे मिलता है? प्राचीनतम साक्ष्य सातवाहनों के शासन काल में जो भूमि दान की प्रथा शुरू हुई थी सातवाहनों के शासन काल में, जो गुप्ता डायनेस्टी में इतने विशाल रूप में पनपी, जिसका जो जो बैड इम्पैक्ट है वो बहुत बाद में देखने को मिलता है। सामंतवाद की शुरुआत कनिष्क काल या फिर सातवाहन कालों से मानी जा सकती है, लेकिन सातवाहन काल में पहली बार उसका थोड़ा सा नमूना देखने को मिलता है। फिर गुप्ता डायनेस्टी में उसका उत्कर्ष देखने को मिलता है, और फिर राजपूत शासन काल में उसका पीक पॉइंट देखने को मिलता है 1632। चलिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेखित संस्था शब्द का संबंध है वित्तीय प्रशासन से, गुप्तचर व्यवस्था से, न्याय प्रशासन से, कर व्यवस्था से। ठीक है, संस्था, गुप्तचर व्यवस्था, दो प्रकार के जो होते थे, एक संस्था होता था, एक संचार होता था। कमलेश कुमार सोलंकी, राजस्थान। कमलेश, आपका स्वागत है, स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। और हाँ, ठीक है, गुप्त संस्था क्या होता था? संस्था और संचार, संस्था के साथ साथ कौन होता था? एक संचार होता था। संस्था का कार्य क्या था? ये गुप्तचर ऐसे होते थे, ये एक ही स्थान पर रह के गुप्तचर होते थे, एक ही स्थान पे रह के जो जासूसी किया करते थे। जैसे कि मान लीजिए मैं इलाहाबाद में हूँ, ये इनका स्थान एक इलाहाबाद है, ठीक है, ये यहीं पे रह के जासूसी करेंगे। पूरा एक एरिया दे दिया गया कि तुम्हें इस क्षेत्र में पूरे क्षेत्र को सर्विलेंस में रखना है। संचार क्या करते थे? संचार को उत्तर प्रदेश दे दिया पूरा, कि जाओ पूरा उत्तर प्रदेश में घूम-घूम के, एक जगह नहीं रहना है कि कभी इलाहाबाद, कभी बरेली, कभी बनारस, ठीक है? जगह-जगह घूमते फिरते रहना है, और जो व्यवस्थाएँ हैं वो हमको देनी है, गुप्तचर व्यवस्था। और इनका जो अध्यक्ष होता था वो महामात्य सर्प बोला जाता था, ठीक? 29 है, गुप्त तथा गुप्तोत्तर अभिलेख में वर्णित नल शब्द का असाय है। नल शब्द का सिंचाई का साधन, भूमि की माप, जल निकासी व्यवस्था, अनाज। गुप्त साल में कई साले जो देखने को मिलते हैं, नल मिलता है, ठीक है, कुल्य वाप मिलता है, ठीक, कई सारे जो शब्द आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये किस चीज से संबंधित है? निवर्तन भी देखने को मिलता है, बहुत सारे ऐसे जो शब्द हैं, ठीक है। चलिए, द्रोण भी देखने को मिलता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अब। कहाँ गया? 29 का 30, 29 का बी, हाँ 29 का बी बिल्कुल ठीक है। चलिए, 30, गुप्त काल में प्रांतपति किस नाम से जाने जाते थे? गुप्त काल में जो प्रांतपति किस नाम से जाने जाते? उपारिक महाराज, कुमारामात्य, विषयपति और राजस्थानी है, ठीक। ठीक है, प्रांतपति किस नाम? देखिए, प्रांतपति के जैसे जो देश था, देश डिवाइड था प्रांतों में, मतलब प्रांत को क्या बोलते थे? देश बोलते थे, अवनी बोलते थे, भुक्ति बोलते थे। देश, अवनी, भुक्ति, ये किसको बोलते थे? प्रांतों को। और इसके जो अध्यक्ष होते थे वो क्या कहलाते थे दोस्तों? उपारिक महाराज। क्या कहलाते थे? उपारिक महाराज। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली है, उपारिक महाराज के साथ साथ एक और गोप्ता शब्द भी आता है, गोप्ता। ये भी क्या होता था? ये भी प्रांतों का अध्यक्ष होता था, प्रांतपति होता था, लेकिन ये सीमांत जो होते थे, जो सीमांत राज्य होते थे, सीमांत राज्यों का था, ठीक। और उपारिक महाराज क्या होते थे? उपारिक महाराज जो राज्य से जो दूर दराज के कह सकते हैं राज्य होते हैं, जिसमें हम लोग गणना करें अगर अ, तीर भुक्ति पुण्य वर्धनन, उसकी चर्चा कर सकते हैं। और पूर्वी मालवा, पश्चिमी मालवा, ठीक, उनकी चर्चा कर सकते हैं। पूर्वी मालवा मतलब एरण, ठीक, और पश्चिमी मालवा का मतलब होता है अवंती। इस चीज को ध्यान रखें, कभी कभी पूछ लेते हैं, जैसे पश्चिमी मालवा, मालवा का मतलब है अवंती, ठीक, और पूर्वी मालवा का मतलब है मालवा, का मतलब है एरण, ठीक। कुमारा मात्य विषयपति को भी बोलते थे, कुमारा मात्य विषयपति के लिए भी शब्द यूज हुआ है। 31, भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। यह कथन किससे जुड़ा है? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक। यह कथन किस व्यक्ति ने, किस सुल्तान ने अपने पुत्र को सलाह देते हुए ये बात बोली है कि भारत दारुल इस्लाम नहीं है, अरब नहीं है, इसे इस्लाम में व्यवहारिक रूप से परिवर्तन करना असंभव है? तो ये दोस्तों बोला था इल्तुतमिश में, इल्तुतमिश ने ये बात कही थी। किसने कही थी दोस्तों? 31 का ए, बिल्कुल ठीक है, 31 का ए दोस्तों, बिल्कुल ठीक है, बढ़िया, अच्छे चलते चले जाइए। महाराष्ट्र धर्म के निम्नलिखित जो संत हैं उनका सही कालानुक्रम हमको बताना है। एकनाथ हो गया, रामदास हो गया, तुकाराम हो गया और नामदेव हो गया। महाराष्ट्र के संतों की चर्चा हो रही है। और
अंकुश गौतम, अंकुश गौतम फिर से आपका स्वागत है, जो महाराष्ट्र के जो थे, ठीक है? तो सबसे पहले जो जन्म हुआ था 1270 में, हम लोग देखते हैं 1270, ठीक है? 1270 में चर्चा होती है नामदेव की, और नामदेव के बारे में अक्सर इनकी कास्ट भी पूछ ली जाती है, जाति भी पूछ ली थी, किस जाति से ताल्लुक रखते थे। दोस्तों ये थे दर्जी, ठीक है? ठीक है, दर्जी नामदेव का, ठीक है? ये महाराष्ट्र के सबसे और ये ज्ञानदेव जो संत थे, ज्ञानदेव उनके समकालीन थे, ठीक है? उसके बाद थे एकनाथ, ठीक है? उसके बाद एकनाथ 1533, 1533 में, ठीक है? 1533 से शायद 99 तक, ठीक? फिर उसके बाद आते हैं तुकाराम, 1568, शायद 1568 में है, 5098, ठीक है? 5098। आगे चलते हैं रामदास। रामदास आप लोग जानते होंगे, शिवाजी के समकालीन थे, और तुकाराम भी। अ, हार्दिक भैया 1598 से 1650 तक, ठीक। और रामदास का है 1608 से 1681, 1608 से 1681। मेरा डेट जैसे सभी लोगों का कमजोरी रहा होगा, लेकिन मेरी बहुत कमजोरी, मैं मुझे डेट याद नहीं रहती है, और अक्सर जो क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन आते हैं, थोड़े से डिस्टरबेंस होते हैं। 4132, 4132, ठीक है। आगे चलते हैं 33 पे। निम्नलिखित में से कौन किन्नर था? निम्नलिखित में से कौन किन्नर था? तो किन्नर कौन थे? दिलावर खां, मलिक राजा और मलिक सरवर और जफर खां। कौन किन्नर था? ठीक है, ये हमको बताना है कौन किन्नर था। दिलावर खां, मलिक राजा, मलिक सरवर और जफर खां। तो ये थे दोस्तों मलिक सरवर। मलिक सरवर कौन थे? जौनपुर नगर, जो जौनपुर थे उसके संस्थापक थे, मतलब सरकी जो राजवंश था उसके संस्थापक थे। कौन थे? मलिक सरवर, ठीक है। और इनको मलिक उस सर्क की जो उपाधि दी गई थी, वो फिरोज शाह तुगलक के पुत्र थे महमूद, उनके द्वारा ये उपाधि दी गई थी मलिक सरवर को, मलिक उस सर्क, ठीक है। तो उसी के नाम पे इनका जो मलिक उस सर्क पड़ा, उसी के नाम पे इनको सर्की सल्तनत बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन लॉर्ड कॉर्नवालिस के न्यायिक सुधारों में उसका सलाहकार था? जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के न्यायिक सुधार थे, जोनाथन डंकन, चार्ल्स ग्रांट, जेम्स ग्रांट और सर विलियम जोन्स। प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है, और अगर आपको क्वेश्चन ऑफ जो लेवल है, लेवल ऑफ क्वेश्चन आपको पसंद आ रहा है, और आपके एग्जामिनेशन पर्पज से इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो प्लीज़ दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और प्रयास कीजिए दूसरे लोग भी देख पाएँ, जुड़ पाएँ, ठीक है? चलिए ठीक है, 34 का सर विलियम जोन्स की बात हो रही है। आगे, आगे। पूना, ठीक है, सूची दी गई है, और जो उस समय के जो मराठा सरदार थे, उनके जो वंश स्थापित हुए थे, भोसले। देखिए सिंपल सा है, ये तो पूना पेशवा हो गया, ग्वालियर सिंधिया हो गया, नागपुर के भोसले, और बड़ोदरा के गायकवाड़। डी का 4 है, ओ सॉरी, एक मिनट, हाँ ये डी का 4, ए का 2, बी का 3, सी का 1, 35 का ए। आगे आ जाते हैं। अ, विभिन्न जो भू राजस्व व्यवस्थाएं अपनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा दोस्तों, और उनके जो संयोजक थे, या फिर कह सकते हैं उनके जो प्रारंभ करता थे, उनकी चर्चा की गई है। मिला लेते हैं हम लोग। जोनाथन डंकन क्या है? जोनाथन डंकन ने बनारस में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। टॉमस मुनरो, टॉमस मुनरो रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त को प्रारंभ किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस आप लोग जानते हैं, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त। हॉल्ट मैकेंजी महालवाड़ी, हाल महालवाड़ी, ठीक, महालवाड़ी बंदोबस्त। तो डी का 1, डी का 1, ए का 4, डी का 1, ए का 4, डी का 1, ए का 4, ठीक, ये है। इसका होगा 36 का डी, बिल्कुल ठीक है। 37 से मिला लेते हैं, फिर से राजवंश है, उनकी राजधानियां हैं, ठीक। गुजरात हो गया, गुजरात अहिलवाड़, चेदी के कलचुरी, त्रिपुरी, त्रिपुरी दोस्तों बताइएगा कहाँ पड़ता है? मालवा के परमार, धारा चौहान, सांखभरी के चौहान। डी का 3, सी का 4, डी का 3, सी का 4, डी का 3, सी का 4, और ए का 2, ये रहा, ठीक। इसका बी है। आगे चलते हैं 38 पे। सुमेलित, यार कितना यार मैंने सुमेलित वाले पढ़ गए इसमें, फिर से सुमेलित करना है। राइटर्स दिए हुए हैं सामने, उनकी बुक्स दी हैं, फटाफट हम लोग सुमेलित कर लेते हैं फिर से। कंत्रांत
के जो रचयिता हैं सर्ववर्मन है, व्याकरण पे लिखा गया है किसके द्वारा, राजा हाल के समय लिखा हुआ है, सातवां शासक थे राजा हॉल, उनके शासन काल में लिखा हुआ है। औचित्य विचार चर्चा छेवेंद्र द्वारा लिखा हुआ है, कश्मीर के शासक अनंत वर्मन के समय में ये थे। आमुक्तमल्यत कृष्णदेव राय के समय का लिखा हुआ, मतलब इन्हीं द्वारा लिखा हुआ। गौड़ बहो वाकपति, यानी कि डी का दो है, डी का दो है, ए का तीन, डी का दो, ए का तीन और डी का दो, ठीक है। 38 का सी। आगे चलते हैं 39। अशोक ने अपने किस शिलालेख में बोल पांड्या केरल और बोल चोल है ये, ठीक है, चोल पांड्या केरल पुत्र और सत्यपुत्र हो गया, ठीक है। सत्यपुत्र को अपने पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेखित किया, वर्णित किया। शिलालेख 2, 12 और 7 और लघु शिलालेख। तो किस शिलालेख में 39, किस शिलालेख में उन्होंने वर्णित, 39 का ये, ठीक है, शिलालेख 2 सेकंड, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं हम लोग। सेशन प्लीज शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा दोस्तों, अगर आपका मन हो तो। दिस इज टोटली डिपेंड अपॉन योर मूड। अगर मूड अच्छा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, अगर सेशन अच्छा लग रहा है। मेगास्थनीज की रचनाओं में उल्लेखित अस्तिनोमोई कौन था? मेगास्थनीज की संरचनाओं में उल्लेखित अस्तिनोमोई कौन था? ग्राम अधिकारी, प्रांतीय अधिकारी, पुलिस अधिकारी, नगर अधिकारी। अस्तिनोमोई कौन था? मेगास्थनीज की इंडिका में इनका वर्णन हुआ है। 40 का डी, ठीक है, नगर अधिकारी। इसके अलावा एक एस्ट्रोनोमोई और एक व्यक्ति हुआ करता था, वो नगर व्यवस्था को, वो भी सड़क निर्माण वगैरह व्यवस्था को देखता था, वो भी एक प्रकार का नगर अधिकारी हुआ करता था। आगे चलते हैं। 41 हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने लिखा था कि भारतीयों को लेखन कला का ज्ञान नहीं है? ये लिखा था नियाकर्स ने, ओनेसिक्रिटस ने, अरिस्टोबुलस ने और मेगास्थनीज ने। जिसको लेखन कला का ज्ञान नहीं है, किसके द्वारा ये वक्तव्य दिया गया है? मेगास्थनीज, सिंपल सा है। अगला है 42 खलीमपुर अभिलेख। इसकी हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं एक बार, अगर आप लोगों को याद होगा, इफ यू रिमेंबर दिस क्वेश्चन, तो ठीक है। निम्नलिखित किसके स्वर के विवरण मिलता है? देवपाल, धर्मपाल, गोपाल और वत्सपाल। पाल वंश से संबंधित है, ठीक है, पाल वंश से संबंधित है। किसके संबंधित है? 41 का डी, 42 का है धर्मपाल, ठीक है। ये किससे संबंधित है? धर्मपाल से संबंधित है। 42 का बी, बिल्कुल ठीक है। 41 का डी, 42 का बी, बिल्कुल ठीक है, धर्मपाल से संबंधित है। आगे चलते हैं। पल्लव मल्ल उपाधि, पल्लव मल्ल जो उपाधि थी किसके द्वारा धारण की गई थी? पल्लव मल्ल उपाधि सिंह विष्णु द्वारा। सिंह विष्णु की जो उपाधि थी अवनी सिंह उपाधि थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा बहुत सारी उपाधियां धारण की गई थी, जिसमें से विचित्र चित्र एक उपाधि थी, और एक दो और उपाधियां थी, याद नहीं आ रही। नरसिंह वर्मन की आप लोग जानते होंगे, महापल्लव जैसे, महामल्ल जैसी उपाधियों को उन्होंने धारण किया था नरसिंह वर्मन ने। वातापी कोट जैसी उपाधियों को धारण किया था। तो आगे चलते हैं, बचा कौन रह गया? नंदी वर्मन, ठीक है। 43 का डी, 43 का डी। चलिए आगे चलते हैं। 43 का सी नहीं, 43 का डी है दोस्तों, ठीक। 43 का डी। कृपया अपना क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। प्रथम शताब्दी ईस्वी का रब तक अभिलेख किस क्षेत्र में मिलता है? रब तक अभिलेख किस क्षेत्र में मिलता है? तक्षशिला के आसपास देखने को मिलता है, अफगानिस्तान देखने को मिलता है, मथुरा के आसपास और मध्य एशिया में। रब तक अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है। किससे जुड़ा हुआ है? कनिष्क के शासनकाल से रब तक अभिलेख जुड़ा हुआ है। 44 का बी, 44 का बी, अफगानिस्तान, ठीक। प्रथम शताब्दी ईस्वी का रब तक अभिलेख किस क्षेत्र में? अफगानिस्तान में, ठीक है। 45 है। किन राष्ट्रकूट राजाओं ने उत्तर भारत का अभियान किया था? किन? नीतू, ठीक है। किस राष्ट्रकूट जो राजा थे? नीतू देशवाल जी, आपका स्वागत है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। राष्ट्रकूट राजाओं ने जो उत्तर भारत का अभियान किया था, कह सकते हैं कि जो त्रिपक्षीय, जो त्रिकोणीय जो युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में उन्होंने सहभागिता की थी, और हमेशा पलड़ा इन्हीं लोगों का भारी रहा। एक बहुत पुरानी कहावत है, जैसे यूपी में आप लोग सोचते हैं ना खेलेंगे ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, सारा खेल ही बिगाड़ देंगे। तो ये राष्ट्रकूट उन्हीं राजवंशों में से थे, इम्पोर्टेंट थे, लेकिन ना तो ये खुद भारत पे राज कर पाए, भारत के बहुत बड़े भूभाग पे, ना इन्होंने पालों को करने दिया, ना ही इन्होंने प्रतिहारों करने दिया। तो एक
ये देखिए मज़ाक की अगर हम लोग इसको थोड़ा-सा वैसे लेंगे लाइट मूड में, लेकिन सच्चाई ये है कि ये उस समय की महाशक्तियाँ थी। पाल वंश हो गया, राष्ट्रकूट वंश हो गया और प्रतिहार वंश हो गया। लेकिन इन तीनों महाशक्तियों ने एक-दूसरे की शक्तियों को ख़त्म करने में खुद ये तीनों महाशक्तियाँ स्वयं ख़त्म हो गईं। और देखिए जबकि विदेशी आक्रमणकर्ता आपके दरबार पे थे, तो ये स्थिति थी। अगर सोचें इसमें से अगर एक भी राजवंश अगर भारत के बहुत बड़े भूभाग पे शासन कर रहा होता, तो क्या परिस्थितियाँ भिन्न हो सकती थी? डेफ़िनेटली परिस्थितियाँ भिन्न हो सकती थी। चलिए आगे चलते हैं, इस पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा हुआ नहीं है। जो हुआ नहीं है उस पे हम लोग चर्चा क्या करें? तो ये है तीनों, ठीक है? सभी। हाँ, फाइनली प्रतिहारों की जीत हुई थी लेकिन जब तक प्रतिहार जीते थे तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। वो एक मैच सिम्बॉलिक रूप से बस रह गए थे। उनकी भी शक्ति लगभग एक तरीके से पूरी तरीके से समाप्ति हो गई थी। क्या है सब कुछ खोने के बाद अगर कुछ छोटा-मोटा हासिल हो जाए तो उसे हासिल होना नहीं बोलते हैं। अगर आप अपना सब कुछ गँवा दें, सब कुछ एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं है, फ़कीर हो गए। उसके बावजूद अगर आपको कुछ हासिल हो जाए तो उसे हासिल होना नहीं बोलते हैं। वो समझ लीजिए वो क्या ही बताया जाए उसके बारे में, ठीक। निम्नलिखित किस राजा ने ईरान के शाह खुसरो द्वितीय के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? ये थे पुलिकेशिन सेकंड, थर्ड फर्स्ट पुलिकेशिन सेकंड, मंगलेश और विष्णुवर्धन। तो दोस्तों ये थे पुलिकेशिन द्वितीय, जो खुसरो थे, खुसरो द्वितीय उनके दरबार में अपना राजदूत भेजा था 630 या 29 समथिंग ऐसे कुछ डेट थी, मुझे याद नहीं है एग्ज़ैक्टली, उस समय इन्होंने भेजा था। हुँ। पुष्यमित्र के उस गुरु का नाम क्या था जिसने उसकी चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की भांति सहायता की थी? जिस तरीके से चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी उनके शासन प्रशासन में और राजकीय व्यवस्थाओं को स्थापित करने में, उसी प्रकार से इस व्यक्ति ने भी की है। पतंजलि, दंडपड़ी, वीरभद्र और सुहस्ती। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम पर्पज से बेहतर क्वेश्चन है। कुछ एक क्वेश्चन बहुत थोड़े डिफरेंशियल के रूप में आप याद रखिएगा। तो दोस्तों ये है दंडपड़ी, ठीक है? दंडपड़ी क्या नाम है उनका? दंडपड़ी नाम ध्यान रखिएगा। 47 का बी, 47 का बी है, ठीक। 48 है, साहित्य है, सामने लेखक है, सुमेलित करना है, जल्दी से हम लोग सुमेलित करते हैं, किरातुर्जुनीय मैंने बताया था भरावी, ठीक? और इसके अलावा शिशुपाल वध माघ की है, उत्तर रामचरित्र, मृच्छकटिकम शूद्रक की है, उत्तर रामचरित्र भवभूति की है, ठीक? अच्छा एक चीज़ आपको छोटा-सा आप लोगों को कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, जैसे रामायण में सीता के अपहरण की जब चर्चा की जाती है, तो आप लोगों ने ये बात सुना होगा कई लोगों से कि रावण सीता का अपहरण करके नहीं लेके गया था, बल्कि उसकी छवि का अपहरण करके लेके गया था। ये जो एक एक जो कह सकते हैं अ, जो रामायण का जो आख्यान है, उस आख्यान में एक नई चीज़ जोड़ने का प्रयास किया गया था। वो इन्हीं में से एक व्यक्ति द्वारा किया गया था। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा किसके द्वारा किया गया है। बहुत इम्पोर्टेंट है मतलब मूल कथा से हटकर उन्हें कुछ उसमें एडिशनल करने का प्रयास किया था। तो मिला लेते हैं ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे 49 पे। ऋग्वेद के किस मंडल में अश्वमेध यज्ञ का संदर्भ मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में अश्वमेध यज्ञ का संदर्भ मिलता है? प्रथम, तृतीय, सप्तम और दसम। ठीक, तो ये मिलता है मित्रों आप लोगों को दसम में। अगला क्वेश्चन, अरे यार, अरे अगला क्वेश्चन नहीं है। ठीक, तो मित्रों क्लास आप लोगों को कैसी लगी? क्लास तो देखिए खत्म हो चुकी है और क्लास खत्म होने के बाद आप लोगों का आभार प्रकट करना भी बहुत आवश्यक है। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत-बहुत आभार। अ, शोभित जी यहाँ पे आए हैं, मिस राजपूत हैं, अंकुश हैं और ठीक है। ये किसमें वर्णित है? किस इतिहास, किस साहित्यकार ने अपने साहित्य में उस आख्यान में ये बात अपनी मतलब थ्योरी उन्होंने देने का प्रयास किया था। किस आख्यान में? जिसको कहते हैं सुधारात्मक थ्योरी देने का प्रयास करने का जिसको बोला जाता है हम लोग। किस राइटर ने, किस साहित्यकार ने ये रचना में ये बात
उठाई थी या फिर ये बात डाली थी अपनी साहित्यिक रचना में। और मैंने बताया ना उस क्वेश्चन में उस शोभित ठीक। तो ख़ैर दोस्तों आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा? प्लीज़ बताइएगा ज़रूर और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक जो लोग जोड़ हैं उनको जोड़ने का प्रयास कीजिएगा और जो जिन्होंने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे हम लोग मौजूद हैं, नंबर प्लीज़ आप लोगों के सामने दिया हुआ है। इस नंबर पे आप लोग अपना टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो जाइए, जुड़ जाइएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आप लोगों को तक मिलती रहेगी। उम्मीद करता हूँ वो अगर क्लास अच्छी रही है तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग फीडबैक ज़रूर देंगे। प्लीज़ आप लोगों से मैं बार-बार कहता हूँ कि योर फीडबैक इज़ वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस तो प्लीज़ पुट डाउन योर फीडबैक ऑन दिस स्क्रीन, ऑन दिस कमेंट बॉक्स प्लीज़, ठीक है? आपके कमेंट बॉक्स में आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, तो हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि कुछ सुधारात्मक चीज़ें कर सकते हैं। अगर अ, मतलब अकॉर्डिंग टू योर सजेशंस अगर आपको सजेस्ट अच्छा करेंगे तो हम लोग ज़रूर उसमें बेहतर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आज जो कॉम्पिटिशन के लिहाज से जैसे क्वेश्चन होने चाहिए और जैसा मैं खुद पढ़ता हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं जो नहीं पढ़ रहा हूँ वो आपको दे रहा हूँ। मैं जो चीज़ें पढ़ रहा हूँ और जो मुझे लगता है कि बेहतर क्वेश्चन्स हैं, वो आपके सामने रख देता हूँ और कुछ उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों से भी कुछ बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है मुझे और सीख भी रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, कल फिर मुलाकात होती है। एक चीज़ और छोटा-सा वो क जो लोग एंशिएंट हिस्ट्री से अगर जो जीडीसी दे रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री से जीडीसी ने ये जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, जीडीसी से अ, एंशिएंट हिस्ट्री से, क्षमा चाहूँगा। तो अगर आप लोग चाहेंगे थोड़ा-सा एक हम लोग व्याख्यात्मक क्लास एक कल ले सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से, जिसमें हम जो प्राचीन जो बौद्ध स्तूप हैं, जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, जैसे भारहूत स्तूप हो गया, सांची स्तूप हो गया, कुछ 1-2 स्तूपों के बारे में हम लोग एक संक्षिप्त चर्चा कर लेंगे, ताकि वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन पुट अप होता है, तो वहाँ से आपका कोई क्वेश्चन खराब ना हो। ठीक है, सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा, अगर आप लोग सजेस्ट करेंगे तो हम उस क्लास को लेने का प्रयास करेंगे, कैरी ऑन करने का प्रयास करेंगे, अदरवाइज़ जो क्लास चल रही है तो चलती रहेगी। चलिए दोस्तों, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एक-एक दिन अब लगता है 1 साल। कोई बात नहीं, साल दर साल सब ऐसे ही गुज़र जा रहे हैं, क्या ही कर सकते हैं। देखिए आपके हाथ में जो है ना वो आप कर रहे हैं ना, आप अपना अपने हिसाब से आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और बाकी जिनके हाथ में है वो कितना क्या कर रहे हैं वो उनकी खुद की समस्या हो सकती है। लेकिन दूसरों के वजह से आपका समय खराब हो रहा है ना, मेन चीज़ ये है। एक एक चीज़ को बहुत लंबे समय तक आप नहीं खींच सकते। समस्या हम सभी लोगों की ये है कि अगर हम इतिहास लगातार पढ़ रहे हैं, हम ये नहीं पूरे साल हम लोग इतिहास नहीं पढ़ पाते। उस अ, कंटीन्यूटी के साथ नहीं पढ़ पाते जिस कंटीन्यूटी की हमें 2-4 महीने के अंदर ज़रूरत होती है। अब आप लोगों को पता है मई में एग्ज़ाम है, अप्रैल में एग्ज़ाम है, 2 महीने आप लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, जी-जान लगा देंगे। लेकिन आपको पता चले दिसंबर में एग्ज़ाम है तो थोड़ा-सा ढिलाई बरत ही देंगे। नहीं, शोभित जी नहीं गुज़रेंगे इस बार आपका आप देखिए आप लोग सभी अच्छे कैंडिडेट हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग कहीं न कहीं हो सकता है आप में से बहुत लोग कहीं सेलेक्ट हों और हो सकता है नई जॉब की तलाश में हों कुछ, हो सकता है कि अभी सेलेक्ट नहीं हुए हैं और सिलेक्शन के प्रोसेस में हैं। तो जो सिलेक्शन के प्रोसेस में उम्मीद करता हूँ वो सिलेक्शन के प्रोसेस से पार हो जाएँगे, कहीं न कहीं जॉब इस साल ज़रूर उनको मिलेगी। और बाकी सब समय की बात है। समय देखिए समय का गुल खिलाता है, ये समय के हाथ में छोड़ दिया जाए। हमारे हाथ में जो है हम वो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं दोस्तों, आपको पढ़ा रहा हूँ और पढ़ा नहीं रहा हूँ बस आपको नॉलेज को एनहांस कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों से भी कुछ बेहतर सीख पाऊँ, बेहतर जान पाऊँ। क्योंकि आप सभी लोग इतिहास के पुरोधा हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और किसी को कम ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बस ये है कि इतिहास का किसी को पूर्ण नॉलेज नहीं हो सकता है। ना मुझे, ना किसी और को, ना बहुत बड़े-बड़े इतिहासकारों को। तो हाँ, बिल्कुल इसी बार ले लेना है अगले बार का चक्कर नहीं करना है क्योंकि अगली बार का मतलब हो गया 5-6 साल क्योंकि सरकार 5-6 साल बाद फिर मौका देगी। तो
अभी जो मौका मिला है इसी को भुना लीजिए, कोशिश में लग जाइए और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों की कोशिशें सफल हो पाएँ, ठीक है? चलिए दोस्तों आप लोग एक-दूसरे से चर्चा करते रहिएगा, हम चलते हैं और कल फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, ठीक है? तब तक के लिए गुड नाइट दोस्तों और शुभ रात्रि, कल आपसे फिर मिलते हैं, ठीक है? ओके, गुड नाइट एवरीवन और थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग मी।